हेलो एंड वेलकम टू बसंत स्टडी। आज हम साइंस प्रैक्टिस सेट का ये चौथा सेट करने वाले और इसमें टोटल हम 15 क्वेश्चन को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है या द्रव्यमान की इकाई है या समय की इकाई है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष पहले जान लीजिए कि प्रकाश वर्ष है क्या। प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष है तो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। आपका ऑप्शन ये सही है। अच्छा, 1 लाइट ईयर बराबर इसका वैल्यू कितना होता है। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर होता है। और दोस्तों दूरी की जो सबसे बड़ा इकाई है वो क्या है। दूरी का जो सबसे बड़ा इकाई है वो है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 3.2 इंटू 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर। तो ये है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अच्छा, ये तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है सो चंद्रशेखर लिमिट है। क्या है द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, चंद्रशेखर लिमिट। याद रखना है द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट सबसे बड़ी इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप चाहें तो जितनी सारी फैक्ट या क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ बताया जाता है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। यानी कि देखिए लेफ्ट साइड है सो आपका मापने वाली इकाई है और इधर जिसको माप रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो डॉप्सन वायुमंडलीय ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यंगस्ट्रम वेवलेंथ को मापने के लिए, बार दबाव को या क्यूसेक प्रवाह को मापने के लिए। तो इनमें से कौन गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन ये जो आपका है वो गलत सुमेलित है, क्योंकि डॉप्सन का जो प्रयोग है वो वायुमंडलीय ऊंचाई मापने के लिए नहीं करते हैं। ओजोन के परत को मापने के लिए, ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम वेवलेंथ को मापने के लिए एंगस्ट्रम का ही प्रयोग किया जाता है। और दबाव को यानी कि प्रेशर को मापने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रवाह को मापने के लिए है सो क्यूसेक का ही प्रयोग किया जाता है। इन सब के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। 1 बार बराबर कितना होता है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल दबाव का जो एक्चुअल में यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अच्छा, क्यूसेक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूसेक का जो मतलब होता है वो क्यूबिक फीट पर सेकंड। अच्छा दोस्तों, ओजोन लेयर के बारे में आया तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन डे सो आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत है सो कौन से मंडल में पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है सो ओजोन परत के प्रोटेक्शन से संबंधित ही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पायरोमीटर ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, या ऑप्शन बी आर्द्रता या नमी, ऑप्शन सी उच्च तापमान, या ऑप्शन डी घनत्व। तो पायरोमीटर का प्रयोग है सो दोस्तों किसको मापने के लिए किया जाता है, उच्च ताप को मापने के लिए आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। और आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, क्या हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
और घनत्व यानी कि डेंसिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, जबकि घनत्व यानी कि डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो ये है आपका पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और फोनोमीटर से क्या मापा जाता है? फोनोमीटर से दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापी जाती है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है जो आपका कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? यानी कि जो आप पवन चक्की ऐसा में देखते हैं वायु शक्ति में, उसमें जो ऊर्जा का कौन सा रूप है सो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, या विकिरण। तो जो वायु शक्ति आदि में है, विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट होता है? तो गतिज ऊर्जा जो आपका ऑप्शन ये है वो कन्वर्ट होता है। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दोस्तों बहुत सारे जो उपकरण हैं ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पूरी हम जान लेते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, या विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में आज सारा क्लियर कर लेते हैं। तो जो विद्युत बल्ब है वो विद्युत बल्ब है सो को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो विद्युत सेल है यानी कि बैटरी है वो क्या करता है? आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो डायनेमो है सो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और जो टरबाइन है सो स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जो टरबाइन है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर है सो आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और जो आपका इंजन है वो क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और स्पीकर जो आप सुनते हैं लाउड स्पीकर, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा से इसमें ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ट्रांसमीटर में क्या होता है आपका? विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में। तो इन सबों को आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसमीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में। आज छठा नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी घनत्व। तो बादलों का वायुमंडल में तैरने का जो कारण है वो उसका कम घनत्व है, कम घनत्व। अच्छा, कोई भी वस्तु है सो तैरता कब है? जैसे कि कोई भी वस्तु है सो जल में तैरता कब है? जब उस वस्तु का घनत्व है सो जल के घनत्व से कम रहेगा, जल के घनत्व से कम रहेगा तो वो वस्तु तैरेगा। सबसे पहले जानते हैं घनत्व के बारे में पूरी तरह से। डेंसिटी का आपको जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है सो आपका वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास का है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आप दोस्तों? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये हुआ डेंसिटी। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व, जिस भी वस्तु का मतलब किसी वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व, पानी के घनत्व का ये रेशियो है। ये एक प्रकार का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट है नहीं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बताएं कि कोई भी वस्तु है सो तैरेगा कब? जब उसका घनत्व कम रहेगा, कम रहेगा तभी वो वस्तु तैरेगा। तो इसलिए बादल है सो वायुमंडल में तैरता है, कम घनत्व के कारण ये तैरता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते हुए हिमशैल
का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है। कहने का मतलब है कि जो समुद्र में आपको बड़ा बड़ा आइसबर्ग है उसका कितना भाग है सो समुद्र के सतह से ऊपर दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ये 1/9 या ऑप्शन बी 1/10 या 1/8 या 1/11। तो दोस्तों जो समुद्र में आपका बर्फ़ जो तैरता है उसका समुद्र सतह से मात्र 1/10 भाग ही दिखाई पड़ता है, बाकी 9 भाग है सो उसका पानी के नीचे होता है। उसका जो 9 भाग है वो पानी के नीचे ही होता है। ये बर्फ़, तो बर्फ़ अच्छा समुद्र में तैरता क्यों है? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है, अभी बताएं कि कोई वस्तु तैरेगा तभी जब उसका घनत्व कम होता है। तो बर्फ़ का जो घनत्व है आपका वो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये पानी में तैरता है। और ये जब समुद्र के पानी में तैरता है तो इसका आपका 1/10 भाग ही ऊपर समुद्र की सतह के ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी सारा भाग इसका है सो पानी में रहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के बूंद का ऑयली सरफेस पर ना चिपकने का कारण क्या है। यानी कि आप देखते होंगे कि पानी का बूंद और जो ऑयली सरफेस है यानी कि तेल में ये चिपकता नहीं है, इसका कारण क्या है? आपस में मिल नहीं सकते, तेल की तुलना जल हल्का होना, या सरफेस टेंशन के कारण, या एडहेसिव। एडहेसिव मतलब आसंजक बल के कमी के कारण। तो ऑप्शन डी ही सही है, आसंजक बल के कारण। पहले हम जानेंगे कि कोई वस्तु किसी वस्तु में चिपकता क्यों है और कोई वस्तु क्यों नहीं चिपकता है। तो सब ये 2 प्रकार का बल होता है, अणुओं में 2 प्रकार का बल होता है। एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स, यानी कि सहसंजक बल और या संजक बल। तो एक होता है जो आपका कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? जैसे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है उसको कहते हैं आप कोहेसिव फोर्स। दोस्तों ठोस में जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है ना वो बहुत अधिक होता है, इसलिए ठोस का एक निश्चित शेप होता है। कोहेसिव फोर्स क्या है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, जैसे कि एक पदार्थ है और इसी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को आप कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या है कि दो विभिन्न विभिन्न अणुओं के बीच के आकर्षण बल को एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल कहते हैं। तो आसंजक बल का उदाहरण हमारे आसपास बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि चौक से लिखते हैं तो वो लिखना संभव तभी हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच एडहेसिव फोर्स है, इसी के कारण आपका लिखना संभव हो पाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का तापमान कितने से कम संभव नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का तापमान कितने से कम संभव नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली रूप से किसी वस्तु का जो तापमान है वो कितना से कम संभव नहीं हो सकता है। ऑप्शन ये -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन, या ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी -100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का जो तापमान है वो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं हम परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर किसी वस्तु को नहीं हो सकता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको ऑप्शन बी पर भी ध्यान देना है कि ये दिया हुआ है आपका 0 केल्विन। 0 केल्विन, अब हम इस सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे तो क्या करते हैं? 273 से जोड़ देते हैं, तो 200 - 73 है, और जब 273 तो 0 केल्विन ने हो गया। तो आपका ऑप्शन ये भी पॉसिबल है और ऑप्शन बी भी पॉसिबल है, इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऑप्शन को बढ़िया से एक बार चेक कर लेना है बनाते वक्त। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस है उस पर जल का तापमान मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर उस पर जल का घनत्व आपका मैक्सिमम होता है। अब दोस्तों इस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका घनत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन यदि आपको यही पूछ दे कि जल का आयतन सबसे कम किस टेम्परेचर पर होता है,
तो आपका ये भी जवाब क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम बताएं कि डेंसिटी बराबर है मास बाय वॉल्यूम। अब जब इस टेम्परेचर पर हमारा जल का घनत्व है सो मैक्सिमम है, तो आपका इसी टेम्परेचर पर ना वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो ये भी बात याद रखना है कि जो जल का आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी दोस्तों कि हम जानते हैं कि बर्फ़ का घनत्व है वो क्या है, बर्फ़ का घनत्व है सो जल से कम है, जल से कम है। लेकिन ये यदि आयतन के रूप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ का जो आयतन है वो जल से ज़्यादा है। तो ये बात भी आपको समझना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद है कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी होता है सो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये 10 यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन होगा, 11 नंबर ये क्वेश्चन होगा, ये नंबरिंग में गलती, ये 12 आपका हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनकी कौन सी विमाएँ में सबसे अधिक वृद्धि होता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके में भी वृद्धि होता है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होता है और वॉल्यूम में भी वृद्धि होता है। तो लंबाई में वृद्धि होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा और वॉल्यूम में भी वृद्धि होगा। तो इसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा किस में होगा। आप जानते होंगे कि पदार्थ में कितना प्रसार होगा, कितना प्रसार होगा ये किस बात पर निर्भर करता है पता है, प्रसार गुणांक पर। प्रसार गुणांक, तो जो आपका लेंथ के लिए प्रसार गुणांक अल्फा, एरिया के लिए बीटा और वॉल्यूम के लिए आपका गामा। तो इसका जो रेशियो होता है 1:2:3 हो जाएगा, 1:2:3 होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रसार गुणांक किसका है, वॉल्यूम का। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होगा वो वॉल्यूम का होगा। इसी कंसेप्ट के कारण ही दोस्तों आपका रेलवे पटरी पे कुछ जगह खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु के तापमान में वृद्धि होगा तो उसके विमाओं यानी कि डायमेंशन में वृद्धि होगा। तो उसी के कारण गर्मी के दिन में जो पटरी का थोड़ा लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए जगह छोड़ दिया जाता है ताकि वो मुड़े नहीं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊष्मा का हस्तांतरण होता क्यों है और कब होता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण कब होता है, जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु का एक जगह का आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर कम है, तो इसमें भी यानी कि ताप में अंतर रहेगा तो ही ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। और कोई दो वस्तु है मान के चलिए, और इस वस्तु में आपका टेम्परेचर है जो ज़्यादा है और इस वस्तु में टेम्परेचर आपका कम है, तो तभी ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। और ऊष्मा का हस्तांतरण किससे किस में होता है, कम में होता है, ज़्यादा से कम में होता है। यानी कि जो ज़्यादा गर्म रहेगा उससे ऊष्मा ट्रांसफ़र होगा कम वाला में। तो ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, ऊष्मा हस्तांतरण का 3 विधि है। एक है कंडक्शन यानी कि संवहन, आपका एक है संवहन, एक आपका है, एक कंडक्शन मीन्स होता है चालन, ये कंडक्शन मीन्स आपका चालन विधि द्वारा, कन्वेक्शन यानी कि संवहन विधि द्वारा, और रेडिएशन आपका विकिरण विधि द्वारा। तो ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है दोस्तों, वो होता है कंडक्शन यानी कि चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। इससे बेहतर आपको एग्जाम्पल इन तीनों का नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी जो गर्म होता है वो किस कारण होता है, सूर्य से जो आपको ऊष्मा प्राप्त होती है वो किस माध्यम से, किस विधि द्वारा यानी कि ऊष्मा उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो आपका जो रेडिएशन है, विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी गर्म होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है।
मान के चलिए जो आपका इसरो या नासा सैटेलाइट भेजता है ऊपर, उसमें भी तो मशीन होता है और उसमें तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी पूरा करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों उसमें सोलर सेल लगाया जाता है। आप सब जानते हैं कि सूर्य है सो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है, और सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए सौर सेल को लगाया जाता है जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें। सोलर सेल में एक तत्व का प्रयोग होता है, उसको याद रखना है कि सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। 12वां नंबर क्वेश्चन था। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन है जो आपको लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन लाल लिटमस को नीला में कर देता है या कौन नीला को लाल में कर देता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, छलनी। छलनी याद रखना है एक आपको, और एक याद रखना है अनिल। अनिल। छलनी मीन्स क्षार है सो आपका क्या कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्षार है सो लाल लिटमस को नीला कर देगा। और अम्ल है सो आपका नीला लिटमस को लाल कर देगा। और क्षार का जो आपका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अब आप ये दोनों 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बोल रहा है कि एक लाल लिटमस यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन क्या है? वो बिलियन है सो आपका क्षार है, और क्षार का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक का ऑप्शन आपका एक ही है, ऑप्शन सी, वही होगा सही, 8 होगा। फिर जो आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, तो अब बिलियन क्या होगा? अभी हम बताएं कि किसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही है, यानी कि यदि कोई बिलियन है और उसका पीएच मान 5 है तो बिलियन क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, छलनी और अनिल, ये ट्रिक है, इसको याद रखिए कि क्षार है सो लाल को नीला कर देता है, अम्ल है सो नीला को लाल कर देता है। इससे आपका जितना सारा अम्ल क्षार से ये क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा का इंग्लिश होता है आपका ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल क्या है? ब्लू विट्रोल क्या है? कॉपर सल्फेट। आपका ऑप्शन ये है सो कॉपर सल्फेट सही होगा। ब्लू विट्रोल का फार्मूला होता है COSO4 5H2O, और जो आयरन सल्फेट है इसका ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4 7H2O, ये आपका है ग्रीन विट्रोल। और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, ये क्या है आपका? इप्सम साल्ट। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर देते हैं। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ये। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है तो बिलियन क्या है? अम्ल है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला में बदल देता है तो पीएच मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोलर सेल होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? यानी कि कंडक्शन से होता है। किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी विमाओं में सबसे अधिक वृद्धि किसमें होती है? तो वॉल्यूम में सबसे अधिक वृद्धि होती है। जल का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का तापमान कितने से कम संभव नहीं है? यानी कि ऑप्शन जो आपका ये भी था वो सही है। पानी का बूंद ओलिय सरफेस पर ना चिपकने का कारण है एडेसिव फोर्स की कमी। समुद्र में पलायन करते हुए हिमशैल का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10। फिर आपका बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? कम घनत्व। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। तीसरा है कि पायरोमीटर किसके मापने के लिए था? उच्च तापमान। इनमें से डॉप्सन जो था वो ओजोन को मापने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दोस्तों तो ये था हमारा क्लास का अंत।
दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद दोस्तों।